हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी पीआईबी ज्ञान की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आरबीआई ग्रेड बी के स्टूडेंट्स के लिए और जो भी बच्चे बैंक्स के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस, एसबीआई, उनके लिए गुड न्यूज़ है। 2026 के लिए आपके लिए बैच स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। आप ज्वाइन कीजिए, तैयारी अपनी शुरू कीजिए। वेट मत कीजिए कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी को शुरू की करेंगे। देखिए वो तो सब आता ही रहता है। आप तैयारी जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना देखो कवर करना आसान रहेगा, उतना इजीली आप उस दिन से करंट अफेयर्स कवर कर सकोगे। आपको कोर्स है बिगनर टू बैंकर कोर्स बाय बैंकर्स यूनिवर्सिटी। इस कोर्स में आपको बेसिक टू एडवांस्ड वीडियो क्लासेस मिल जाती है बाय एक्स मैनेजर्स जिन्होंने खुद बैंक के एग्ज़ाम्स क्लियर किए हुए हैं। देन 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस मिलता है आपको। सिलेबस का सारा कवरेज होगा आपका, स्टडी नोट्स और प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा और डाउट क्लियरेंस सपोर्ट भी आपको मिलता है। कोर्स को लेने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और जो कोर्स है ये आपके देखिए 2 वर्जन्स में अवेलेबल है, स्टैंडर्ड एंड प्रो। स्टैंडर्ड आपका जो है इसमें आपको सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होता है। प्रो वर्जन में ऑनलाइन तो सब अवेलेबल होगा, प्लस आपको फेज़ 2 की आरबीआई की बुक्स होम डिलीवर्ड होती हैं। आपके स्टैंडर्ड कोर्स का प्राइस है 4899, आफ्टर डिस्काउंट 55% का डिस्काउंट चल रहा है अभी इस पर। प्रो वर्जन का है 8499 और ये भी डिस्काउंटेड प्राइस है आपका, 60% डिस्काउंट चल रहा है। तो जल्दी लीजिए और अभी अपने जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ये कोर्स को लीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। चलिए आपकी फ़र्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल विमेंस डे। तो इंटरनेशनल विमेन डे देखिए बहुत आजकल तो काफ़ी इसकी हो चुकी है, लोगों को सबको पता है, फेमस बहुत हो चुका है। और ये हर साल ये दिवस आपका मनाया जाता है मार्च 8 को। तो इसमें बेसिकली जो भी विमेन अचीवर्स हैं अलग अलग फील्ड में, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, हर फील्ड में उनकी सराहना की जाती है। और देखिए कहा जाता है कि हर जगह सोसाइटी के हर लेवल पर हम जेंडर पैरिटी यानी कि जेंडर इक्वालिटी लेकर आएँ। इस साल का थीम क्या था? राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल विमेन एंड गर्ल्स। चलिए हिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ी इस दिन की, ये दिवस कैसे बना। तो 1910 में बेसिकली इनकी फाउंडर कौन मानी जाती है इंटरनेशनल वुमेन्स डे की? क्लारा जेटकिन जी। ये एक जर्मन एक्टिविस्ट और लीडर ऑफ द विमेंस ऑफिस थी फॉर द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इन्होंने ही आइडिया दिया था कि एक इंटरनेशनल डे होना चाहिए टू एक्चुअली एक्नॉलेज विमेन। एंड ये इन्होंने आइडिया कहाँ दिया था? एट सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्किंग विमेन इन कोपेनहेगन। और हर किसी ने देखिए इनके अप्रूवल को माना था। फिर 1911 में फर्स्ट इंटरनेशनल विमेन डे बनाया गया था ऑन मार्च 19। ये तब आपका मार्च 19 को मनाया गया था इन ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी एंड स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि जब क्लारा जेटकिन जी ने उसका प्रपोजल दिया था। फिर क्या हुआ था 1917 में ना डेट बनी। फाउंडर तो क्लारा जेटकिन थी, पर उन्होंने जब कहा था तब मार्च 19 को बनाया गया था। तो ये मार्च 8 कहाँ से आई? तो जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई ना, रशिया में जो भी विमेन थी दे बिगेन अ स्ट्राइक फॉर ब्रेड एंड पीस। और ये स्ट्राइक उन्होंने 8 मार्च को की थी और इसीलिए फिर इस दिन को 8 मार्च को आपका इंटरनेशनल विमेंस डे बना दिया गया था। दिस हिस्टोरिक स्ट्राइक इवेंचुअली लेड टू सीजार्स एब्डिकेशन। जो देखिए वहाँ के तब रूलर थे रशिया के, उनका एब्डिकेशन हो गया था एंड ग्रांटिंग ऑफ विमेन वोटिंग राइट्स, सीमेंटिंग मार्च 8 एज द ग्लोबल डेट। और फाइनली आपके 1975 में यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल विमेन ईयर बनाया था, ऑफिशियली रिकॉग्नाइजिंग इट इन 1977। तो 75 को उन्होंने इंटरनेशनल विमेन ईयर किया और फाइनली 77 में ऑफिशियली मार्च 8 को उन्होंने इंटरनेशनल विमेन डे बना दिया। चलिए नेक्स्ट है टीम इंडिया वन दी आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप। तो देखिए बहुत देखिए इतना हमारे स्पोर्ट्स लेवल में हर कोई इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, हमारे लिए ऐसे ट्रॉफीज़ लेकर आ रहे हैं। और T20 वर्ल्ड कप में भी मेंस टीम ने हिस्ट्री क्रिएट की। उन्होंने न्यूजीलैंड को डिफीट किया और कहाँ पर जीते हैं, कहाँ पर मैच हुआ था फाइनल आपका? नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद। और इसके साथ अब जीतने के साथ इंडिया जो है वो 3 टाइम T20 वर्ल्ड कप टाइटल अब जीत चुका है, 2007 में, 2024 और 2026।
और देखिए ये पहली टीम बनी है, 2024 में हुआ था और उसके बाद 2026 में हुआ, तो टेक्निकली उन्होंने अपना क्राउन, अपना टाइटल अपने पास ही रखा है। देन इंडिया फर्स्ट नेशन भी बना है जिन्होंने अपनी ही ज़मीन में, अपने ही देखिए कंट्री में T20 वर्ल्ड कप जीता है। देन प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच कौन बने थे? जसप्रीत बुमराह जी बने, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनाया गया है संजू सैमसन जी को। चलिए नेक्स्ट है ब्रिजिंग डिजिटल डिवाइड। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज लाती रहती है, तो कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपके लिए ज़रूरी होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके इवन कि अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम भी आरबीआई के देते हो तो बहुत आपको अच्छा इसमें डेटा मिल जाता है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ऐसे टॉपिक्स भी हम आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं आपकी क्लासेस में। तो आज हम लोग डिजिटल डिवाइड पे बात करेंगे। सो डिजिटल डिवाइड इज़ बेसिकली, देखो अभी भी ना जैसे हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज में बोलते हैं ना, कुछ सेक्टर्स हैं अंडर सर्व्ड हैं, कुछ एरियाज़ है, रीजन है, सेम डिजिटली भी कुछ जगहें हैं जहाँ अभी तक फ़ोन भी नहीं है, उनके सिग्नल भी नहीं आते, तो वहाँ तक कैसे मुझे सारी सर्विसेज पहुँचानी है, डिजिटल डिवाइड को ख़त्म करना है, उसके लिए भी सरकार स्ट्रैटेजीज लाती रहती है। और सरकार जो है वो 3 pronged अप्रोच, मतलब कि एक तरह से 3 चीज़ों पर ध्यान दे रही है। फर्स्ट इज़ इंक्रीजिंग एक्सेस, ऑब्वियसली सबके पास डिजिटल चलाने के लिए इंटरनेट, हर चीज़ की एक्सेस हो। इंश्योरिंग अफोर्डेबिलिटी, ये ना हो कि ये सब कुछ बहुत महंगा हो, मुझे इंटरनेट एक्सेस बहुत महंगी पड़ रही है, उसको अफोर्डेबल भी बनाना है। एंड स्ट्रेंथनिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम लोग पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया है सरकार की तरफ से, वो है भारत नेट प्रोजेक्ट। सो इसमें क्या है, बेसिकली फेब 2026 तक आपकी 2.17 लाख ग्राम पंचायत जो है ना, उनको सर्विस रेडी बना जा चुका है, उनको एक नेट से, इंटरनेट से जोड़ दिया गया है। इवन कि अगर लोगों के घर में नहीं है ना, वो ग्राम पंचायत में जाके यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ जो प्रोजेक्ट है, इसने ऑप्टिकल फाइबर डिप्लॉयमेंट कर दी है फ्रॉम, पहले ये 19.35 लाख रूट था 2019 में, अब ये 2025 में बढ़ के 42.36 लाख रूट किलोमीटर हो चुका है। मतलब देखो कितना आपका नेट का फाइबर ऑप्टिक्स पूरे इंडिया में फैलाए जा चुके हैं, जिससे हर किसी को एक्सेसिबिलिटी हो सके। देन 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट, तो जो भी जोन्स हैं जहाँ पर अभी भी 4G तक नहीं है, देखिए हम तो 5G चला रहे हैं, 6G पर पूरा आपके काम चल रहा है, तो वहाँ पर भी कमीशन किए जा रहे हैं मोबाइल टावर्स आपके रिमोट ट्राइबल एरियाज़ में, बेसिकली जहाँ पर नहीं है आपके इंटरनेट की एक्सेस। देन आइलैंड्स तक को कनेक्ट किया जा रहा है, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड्स, वहाँ पर भी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू वो एक्सेस ला रहे हैं नेट की। देन डिजिटल भारत निधि, सो इसको ना पहले USOF कहा जाता था, ये एक फ़ंड है बेसिकली। इसमें क्या होता है, इस फंड में आपके रूरल टेलीकॉम एक्सपेंशन, टेलीकॉम रिलेटेड कुछ भी होता है ना, उसको फंड करती है ये। तो अब ये जो फंड है, इसके थ्रू आपके रूरल टेलीकॉम एक्सपेंशन किया जा रहा है, और 83,000 करोड़ अभी तक लेट 2025 तक इस फंड में से यूज़ करके लगाए जा चुके हैं। तो ये सब किस लिए किया जा रहा है, ताकि एक्सेस बढ़ा सके। देन अफोर्डेबिलिटी, सो अफोर्डेबिलिटी भी ज़रूरी है। अब मानो मैंने बिछा तो दी ऑप्टिक केबल्स, लेकिन लोगों के पास पैसे ही नहीं है, वो ख़रीद ही नहीं सकते, वो सर्विस उनकी रीच से ही बाहर है, फिर क्या फ़ायदा है ना। लेकिन इंडिया जो है वर्ल्ड की मोस्ट अफोर्डेबल डेटा मार्केट्स में से एक है। सो डेटा की जो कॉस्ट है देखिए वो बहुत कम हुई है। अगर आप ही देख लो ना खुद, हम अगर देखें 10 साल पहले कितना था, ऐसे हम लोग GB ढूंढते थे, अच्छा मेरा GB ख़त्म हो गया, ओ माय गॉड। और तब क्या होता था, 269 रुपीज़ पर GB होता था, देखो रेट देखो। और अब कितना है, 8 से 10 रुपये रह गया सिर्फ 1 GB का। देन ब्रॉडबैंड बहुत बढ़ चुका है, सो 100 करोड़ ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं एज ऑफ नवंबर 2025, क्योंकि अफोर्डेबल इतना हो चुका है। देखिए इंटरनेट पैकेजेस आपके, अगर प्रीपेड पैकेजेस देखो, पोस्टपेड देखो, कितना सस्ता हो चुका है। देन एम्पावरमेंट एंड डिजिटल लिटरेसी, अब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, एक्सेस लोगों को मिल गई, लोग अफोर्डेबल भी है, लेकिन अब चलाना ही नहीं आता, उनके पास स्किल्स ही नहीं है, तो क्या होगा,
तो वो भी सिखाना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए पीएमजी दिशा जैसी स्कीम्स, जिसमें 6.39 करोड़ रूरल इंडिविजुअल्स को ट्रेन किया जा चुका है बेसिक डिजिटल स्किल्स के लिए। देन संचार साथी ऐप है, पोर्टल है सरकार की, जिसमें 47.9 लाख स्टोलन मोबाइल्स अभी तक ब्लॉक हो चुके हैं और 1.44 करोड़ फ्रॉडुलेंट कलेक्शंस को अभी तक बंद किया जा चुका है। क्यों किया गया है? ताकि लोगों का डिजिटल जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सब कुछ में ट्रस्ट बना रहे, वो इसे यूज़ करें। देन कॉमन सर्विस सेंटर्स आपके 6.5 लाख विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स का एक पूरा नेटवर्क क्रिएट किया जा चुका है, प्रोवाइडिंग असिस्टेड डिजिटल सर्विसेज फॉर दोज विदाउट डिवाइसेस। तो ये लोग, जिन लोगों के पास डिवाइसेस भी नहीं है ना, या वो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको भी सारी सर्विसेज ऑनलाइन अवेलेबल है। देन दीक्षा एंड स्वयं, सो ये जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं ना, इनमें ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे हैं, 18,000 कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिससे जो लोग बहुत बिल्कुल रिमोट विलेजेस में भी है ना, उनको भी एजुकेट किया जा सके, सारी उनको पढ़ाई हो, कोई भी बच्चा ना पढ़ाई या इसकी वजह से पीछे ना रह जाए अपनी ज़िंदगी में। देन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सो DPI, इसे इंडिया स्टैक भी बोला जाता है। ये बेसिकली आपके जो भी ट्रेडिशनल बैरियर्स थे ना एंट्री लेने के, वो इसमें आपके डिजिटल उसमें वर्ल्ड में, उन सबको ख़त्म करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि क्या होता था पहले, फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन, लोगों को क्या होता था अगर ऑनलाइन भी कुछ खोलना है ना, फिर भी फिजिकल जाके ना डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ती थी। अच्छा, जिनके साथ ये होता है कि बैंक आसपास नहीं है, तो उन सब बैरियर्स को आपके ख़त्म कर रहा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है आपका आधार का। सो आधार के अंतर्गत आपकी 1.43 बिलियन यूनिक आईडीज़ अभी तक बन चुकी हैं, और इसी के थ्रू अगर आप आधार देखो, आपकी जैम ट्रिनिटी का इतनी बार हम उसके बारे में बात कर चुके हैं, एंड उसी के थ्रू आपका जितने भी स्कीम्स हैं ना सरकार की, सब्सिडीज़ जो भी फ़्लो करते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू फ़्लो करते हैं। और एक इंसान अगर बिल्कुल इंडिया के कॉर्नर पे भी बैठा है ना, जहाँ कुछ भी नहीं पहुँचता, वहाँ पर भी अब ये सब कुछ पहुँचता है। नाउ UPI दूसरा, UPI के थ्रू अब 81% ऑफ इंडिया की डिजिटल पेमेंट्स होती हैं। इवन छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स के पास भी ना आप देखोगे कि QR कोड्स लगे होते हैं अब, है ना, कि बस स्कैन करो पेमेंट करो। तो ये सब क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही है जो सरकार ने क्रिएट किया है। चलिए, ये तो हमने देख लिया काफ़ी कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारी डिजिटल जर्नी में। सबसे पहले जेंडर गैप है। सो परसेंटेज ऑफ विमेन जो इंटरनेट यूज़ कर रही हैं वो अभी भी बहुत कम है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। इसे बढ़ाना ज़रूरी है। अभी भी वो मतलब उनकी बेसिक एजुकेशन ही नहीं हो रखी, डिजिटल एजुकेशन तो बाद की बात आती है। देन भाषिनी, so integrating AI based real time translation into all government apps to overcome the language barrier। तो भाषिनी देखिए बनाया गया है सरकार द्वारा सॉफ्टवेयर इसी के लिए, लेकिन अभी भी देखो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत कुछ है कि जिसमें कुछ लैंग्वेजेस में, स्केड्यूल लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, पर फिर भी देखो इंडिया तो इतना डाइवर्स कंट्री है, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं कि अभी भी लैंग्वेज बैरियर लोग फेस कर रहे हैं। देन 6G एंड सैटेलाइट, सो हम लोगों को ऑब्वियसली देखो सैटेलाइट्स, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को और एक्सप्लोर करना चाहिए टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी इन जोग्राफिकली इम्पॉसिबल टेरेन्स। और देखो अभी तो 4G हो रहा है, 5G 6G तक अभी हमें लोगों तक पहुंचाना है। चलिए नेक्स्ट है एक्सरसाइज लामित्य 2026। तो जो ये लामित्य है इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप। ये इंडिया और सेशेल्स की एक्सरसाइज होती है, 11th एडिशन है ये आपकी इस साल सेशेल्स डिफेंस एकेडमी में हो रही है। देन इंडियन आर्मी यूनिट जो है असम रेजिमेंट गई है यहाँ से। और देखिए ये वाला जो एडिशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस एडिशन होगा, इससे पहले सारी नहीं होती थी, लेकिन इस बार के एडिशन में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हर कोई पार्ट लेगा। देन नेक्स्ट है चीता नंबर्स इन इंडिया रीच 53। तो याद होगा आपको जो पिछली क्लास थी उसमें हमने 48 पढ़ा था, तो अपने नोट्स में अपडेट कर लेना कि 53 हो चुका है, क्योंकि ज्वाला है जो उनमें से एक, उन्होंने 5 कब्स को बर्थ दिया है एट कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। Then cabinet approves declaration of Madurai airport in Tamil Nadu as an international airport.
नेक्स्ट है DPIIT साइंस MOU विद वोल्टास लिमिटेड टू सपोर्ट इंडस्ट्री स्टार्टअप कोलैबोरेशन इन कूलिंग एंड स्मार्ट अप्लायंस टेक्नोलॉजीज। चलिए अगली न्यूज़ है आपकी इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस 2026 जो आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी। सो इट एम्फेसाइजेस ग्लोबल कोलैबोरेशन टू एक्सेलरेट मलेरिया एलिमिनेशन और थीम क्या था इस कॉन्फ्रेंस का आपका डिस्कवरी डेवलपमेंट एंड डिलीवरी। तो मलेरिया क्या है? मलेरिया देखिए एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, ये एक पैरासाइट से होती है और ये लोगों को कैसे होती है, ऐसा नहीं है कि कुछ छूने या उससे होती है, ये एक आपका इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो होते हैं उन्हीं के थ्रू ही होती है। तो एनोफिलीज मॉस्कीटो होंगी वो भी फीमेल और उनमें खुद ये होना चाहिए पैरासाइट तभी वो आगे आपको इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि हर फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो में ये होता है, पर फिर भी चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए जब देखिए सीज़न आता है मलेरिया का तो आपको एडवाइजरी इशू कर दी जाती है कि पूरे कपड़े पहनिए, पूरा ढक के रहिए, पानी का सोर्स कहीं पे भी ओपन मत छोड़िए। देन इंडिया का अभी तक प्रोग्रेस और टारगेट्स क्या हो चुके हैं? तो हमारा पूरा एक नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन है जो 2016 से 2030 तक के लिए 15 साल के लिए, जिसमें 2027 का हमारा टारगेट है टू इंटरप्ट इंडिजीनस ट्रांसमिशन अक्रॉस दी एंटायर कंट्री के हम लोग अब मलेरिया अपनी कंट्री में पैदा ही ना होने दें, ट्रांसमिशन हो ही ना कंट्री में। देन 2030 तक हमारा टारगेट है टू अचीव एंड मेंटेन ज़ीरो इंडिजिनस केसेस के, बिल्कुल हम मलेरिया को जड़ से अपनी कंट्री से ख़त्म कर दें। और एज ऑफ नाउ इंडिया में 80% रिडक्शन देखी जा चुकी है केसेस में बिटवीन 2015 एंड 2023 और 160 डिस्ट्रिक्ट्स इन 23 स्टेट्स एंड यूटीज रिपोर्टेड ज़ीरो इंडिजिनस केसेस बिटवीन 2022 एंड 2024। चलिए नेक्स्ट है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिलीजेस फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट ऑन नेशनल हाईवेज ग्रीन कवर इंडेक्स फॉर 2025 एंड 2026। तो फर्स्ट टाइम है वो कोई ऐसी रिपोर्ट निकाल रहे हैं। ये बेसिकली क्या है, इंडेक्स क्या है, ये क्वांटिटेटिव मीट्रिक रहेगा जो क्या देगा कि इस मीट्रिक से आपको क्या पता चलेगा कि ग्रीन कवर यानी कि कितने पेड़ पौधे हैं विद इन द राइट ऑफ वे जो हाईवेज के अराउंड होता है। सो राइट ऑफ वे क्या है? द लैंड एरिया रिजर्व फॉर द हाईवे एंड इट्स फ्यूचर एक्सपेंशन। देखो आपने हमेशा देखा होगा ना जो हाईवेज होते हैं आपके, उनके ना साइडों में और जगह होती है जहाँ पेड़ लगे होते हैं। वो किस लिए होते हैं? वो आपके हाईवे की ही लैंड होती है, रिजर्व्ड होती है कि फ्यूचर में मानो मुझे हाईवे की लेन्स कभी बढ़ानी है तो उसके लिए वो रखा होता है। तो उसके अलॉन्ग आपने देखा होगा पेड़ ही पेड़ होते हैं, हम कहते नहीं है इस गाड़ी के साथ साथ देखो पेड़ चल रहे हैं, तो वही वाला वो एरिया होता है आपका राइट ऑफ वे। सो ये कैसे किया गया, आपका इंडेक्स कैसे मापा गया, मैकेनिज्म क्या यूज़ किया गया था? तो हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट सेंसर्स यूज़ किए गए हैं। आपकी रिसोर्स सैट जो एक सैटेलाइट है 2A उसे यूज़ किया गया है। उसने ना जो क्लोरोफिल कंटेंट, सो आपको पता है कि प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, उसको डिटेक्ट किया देखने के लिए कि वेजिटेशन कितनी है। सो जो इंडेक्स है इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ लैंड कवर्ड बाय ग्रीनरी फॉर एवरी 1 किलोमीटर सेगमेंट ऑफ द हाईवे। सो फाइंडिंग्स क्या रही इस रिपोर्ट की वो हम देख लेते हैं। तो आपके टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन सी रहे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज मिली है, आपकी हाईएस्ट ग्रीन कवर मिला है? सो फर्स्ट रैंक आया है असम का। नेशनल लेवल पर देखिए वहाँ पर रेनफॉल बहुत अच्छी होती है तो उस वजह से भी और फेवरेबल ट्रॉपिकल कंडीशंस की वजह से काफ़ी अच्छा ग्रीन कवर है हाईवेज़ के अलॉन्ग। देन सेकंड गुजरात है, थर्ड तेलंगाना है और उनका प्रोजेक्ट था हरितहारम जिसके अंतर्गत हाईवे के अराउंड उन्होंने देखिए काफ़ी पेड़ पौधे लगाए हैं। देन बिहार फोर्थ है एंड फिफ्थ है आपका तमिलनाडु। देन लो परफॉर्मिंग भी देख लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश है, उसमें कम देखा गया है, 13.5% देखा गया है विच इज़ लोएस्ट ग्रीन कवर ड्यू टू डिफ़िकल्ट हिली टेरेन एंड ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन। दिल्ली में आपका सेकंड लास्ट देखा गया है, लिमिटेड स्पेस विद इन राइट ऑफ वे। तो देखिए वहाँ पे हाईवेज़ के अराउंड स्पेस ही इतनी कम है कि वहाँ पर ग्रीन कवर कम है। देन जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पर कम पाया गया है आपका ग्रीन कवर। चलिए जो आपका इनॉग्रल असेसमेंट साइकिल था उसमें बेसिकली आपके 30,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज़ को कवर किया गया है, 24 स्टेट्स आपके देखे गए हैं और जुलाई से दिसंबर 2024 का असेसमेंट पीरियड रहा है और 90% एक्यूरेसी से आपकी ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं।
देन कोलैबोरेशन भी देख लेते हैं कि किसके साथ NHAI ने कोलैबोरेट करके ये आपका निकाला है। सो NHAI ने MOU साइन किया था नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ऑफ इसरो, और उन्होंने मिलकर आपके ये रिपोर्ट जारी की है। देन उन्होंने कौन कौन से, आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट जगह से उन्होंने डेटा लिया है, जैसे कि भुवन पोर्टल। सो जो भी डेटा है और जो भी मैप्स है, दे आर होस्टेड ऑन इसरोज भुवन वेब GIS प्लेटफॉर्म इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड एसेसिबिलिटी फॉर हाईवे अथॉरिटीज़। तो उन्होंने पूरा प्रोवाइड किया था रिसोर्स सैट के थ्रू जो भी उनको मैप्स मिले थे और डेटा मिला था। देन NDVI थ्रेशहोल्ड्स, तो जो सिस्टम है वो नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स है, उसे अप्लाई करता है टू डिस्टिंग्विश हेल्दी वेजिटेशन फ्रॉम अदर लैंड टाइप्स। तो कैसे उनको पता चला कि हम सही ग्रीन कवर देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। देन इसके साथ साथ देखो ऑन फील्ड स्टडी भी हुई है आपके सैटेलाइट डेटा के साथ साथ। तो फील्ड सर्वेयर्स जो थे उनको लिए एक डेडिकेटेड ऐप बनाई गई थी जिससे वो जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स ले सकते थे, और तभी मैच करके ऑन ग्राउंड और सैटेलाइट डेटा को मैच करके 90% एक्यूरेसी के साथ आपकी ये रिपोर्ट दी गई है। देन क्या इंपॉर्टेंस है इस इंडेक्स का, क्यों ये निकाला गया है? तो इंडिया की ग्रीन हाईवेज पॉलिसी है जो 2015 में आई थी, उसके अंतर्गत देखिए हमारी कुछ कमिटमेंट्स हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी है, जिसके लिए ज़रूरी है कि हमें पता चले कि कहाँ पर, देखो जैसे लो परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं वहाँ पे ऑब्वियसली हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि जो हाईएस्ट परफॉर्मिंग है वहाँ पे क्या अच्छा हुआ है, उन्होंने कोई प्रोग्राम किया है जैसे हरितहर, तो फिर इनको हम आगे और स्टेट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी आएगी। सो NHAI देखिए हाईवे स्ट्रेचेस को रैंक कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्टर और एजेंसीज को अकाउंटेबल कर सकते हैं कि क्यों नहीं तुमने प्लांटेशन की हुई, ठीक है। देन टारगेटेड इंटरवेंशन हो सकता है, जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि गैप ज़्यादा है उन जगह वो लोग ज़्यादा आपकी ऑब्वियसली ट्रीज लगाएंगे। देन देखिए फ्यूचर में भी और प्लान्स भी NHAI लेकर आ रहा है कि वो AI ML यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग को यूज़ करेंगे टू लिंक इंडेक्स विथ कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन मॉडल्स टू क्वान्टिफाई हाउ मच CO2 दीज ग्रीन कॉरिडोर्स आर एब्जॉर्बिंग। तो देखिए हम लोगों की जो कमिटमेंट्स भी हैं वर्ल्ड लेवल पर, पेरिस एग्रीमेंट की भी कमिटमेंट्स हैं, उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये चीज़ हेल्प करेगी। चलिए नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स चेंजेस इन गाइडलाइंस ऑन इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम कंट्रीज शेयरिंग लैंड बॉर्डर विद इंडिया। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि जो पॉलिसी है FDI पॉलिसी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। सो आपको पता होना चाहिए, दो होता है आपका, FDI होता है, FPI होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कब होती है? जब कोई कंपनी, बाहर की MNC फर्म कोई भी आकर इंडिया में पूरी फुल फ्लेज अपनी कोई कंपनी, अपनी कोई फैसिलिटी, अपना कुछ भी यहाँ पर खोलती है, तो उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कहते हैं। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यही मानो अगर वो किसी कंपनी में स्टेक लेती हैं, आके कोई और कंपनी थी उसके शेयर्स खरीद लिए, उसे हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI कहते हैं। अब ये जो पॉलिसी है ये आपकी FDI रिलेटेड है, और ये बेसिकली आपके ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो क्या क्या चेंजेस किए गए हैं? सबसे पहले बेनिफिशियल ओनर की एक प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है। पहले क्या था, देखो इस पॉलिसी में ना बेनिफिशियल ओनर की कोई डेफिनेशन नहीं थी, और बेनिफिशियल ओनर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है जब भी आप FDI की या फिर हम लोग इवन की मनी लॉन्ड्रिंग किसी भी चीज़ की बात करते हैं। तो अब जो ये डेफिनेशन है, ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स 2005 में जो डेफिनेशन दी गई है ना, उसी के साथ प्रॉपरली अलाइन की गई है फॉर FDI पॉलिसी ऑल्सो। और इसमें क्या है, जो भी आपका चेक करने के लिए कि पॉलिसी में बेनिफिशियल ओनरशिप का मतलब क्या है, बेनिफिशियल ओनर कौन है, सो वो अप्लाई किया जाएगा टेस्ट अप एट द लेवल ऑफ इन्वेस्टर एंटिटी। अब इससे क्या है, देखो पहले ना कुछ भी स्टैंडर्डाइज बेंचमार्क नहीं था, अब एक पूरा स्टैंडर्डाइज बेंचमार्क 10% का दे दिया गया है। तो हम लोग बेनिफिशियल ओनर भी देख लेते हैं। तो आपका जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रूल्स 2005 है ना, उसमें रूल 9 है जिसमें बेनिफिशियल ओनर किसे कहा गया है, a natural person who ultimately owns or controls a client or on whose behalf a transaction is being conducted। तो इसकी कुछ थ्रेशहोल्ड्स भी दी गई थी आपकी 2023 में, अमेंडमेंट किया गया था इन रूल्स में। तो कंपनी में किसे माना जाएगा बेनिफिशियल ओनर? कोई भी नेचुरल पर्सन जिसके पास 10% से ज़्यादा शेयर
कैपिटल या प्रॉफिट्स लेता है कोई किसी भी कंपनी के, तो वो उसका बेनिफिशियल ओनर कहलाएगा। पार्टनरशिप फर्म में कोई भी नेचुरल पर्सन जो 10% से ज़्यादा कैपिटल होल्ड करता है या फिर प्रॉफिट्स लेता है। ट्रस्ट में ट्रस्ट का ऑथर, ट्रस्टी, बेनिफिशरी जिसका 10% से ज़्यादा इंटरेस्ट है उस ट्रस्ट में, और एनी पर्सन विद अल्टीमेट इफेक्टिव कंट्रोल। और अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस में नेचुरल पर्सन हु इज़ ओनिंग मोर देन 15% ऑफ द प्रॉपर्टी, कैपिटल और प्रॉफिट्स। तो वो सारे ये क्या कहलाते हैं, ये आपके बेनिफिशियल ओनर्स कहलाते हैं। सो 10% ऑटोमेटिक रूट रूल हो चुका है, ये एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है। तो बेनिफिशियल ओनर तो हमने देख लिया कि आपका 10% है, किसी में 15% है। आपका कंपनी के केस में मेजरली याद रखिए 10% से ज़्यादा। तो अब जो बेनिफिशियल ओनर टेस्ट किया जाएगा, देखो इन्वेस्टर एंटिटी पे, अगर वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है यानी कि उनका 10% से कम है, तो फिर ऑटोमेटिक रूट आपका अप्लाई हो जाएगा फॉर कंट्रीज़ विद लैंड बॉर्डर्स। देखो जो कंट्रीज़ होती है ना जिनके साथ हमारे बॉर्डर्स हैं, वहाँ से ना मनी लॉन्ड्रिंग का, तो फिर इन चीज़ों का बहुत चांसेस होते थे। तो पहले क्या होता था, सरकार ना कुछ भी वहाँ से पैसा लगेगा ना उसको सरकार अप्रूवल देगी तभी वो पैसा लगता था। लेकिन अब सरकार के पास देखो इतना आना है, लोगों को भी जो पैसा लगा रहे हैं उनको भी फिर दिक्कत होती है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को चलते हुए अब सरकार ने रिलैक्स कर ले दिया है कि इन्वेस्टर्स विद नॉन कंट्रोलिंग बेनिफिशियल ओनरशिप, यानी जिनकी बेनिफिशियल ओनरशिप नहीं बनती है क्योंकि उनका स्टेक अप टू 10% ही है, उनका ऑटोमेटिक रूट में अप्रूवल हो जाएगी इन्वेस्टमेंट। उनको कहीं से भी और अब अप्रूवल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता था, सरकार के पूरे आपको लेने पड़ते थे। सो ये जो है इट इज़ सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल सेक्टोरल कैप्स एंड एंट्री रूल्स, लेकिन हर सेक्टर में कैपिंग रहेगी। द इन्वेस्टी एंटिटी मस्ट रिपोर्ट और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, तो जिसमें भी इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है जिस भी फर्म में, उनको तब भी सारा इन्फॉर्मेशन सब कुछ रिपोर्ट करना है DPIIT को, चाहे वो ऑटोमेटिक रूट में ही क्यों नहीं आ रहा। देन इसके साथ साथ फास्ट ट्रैक यानी कि 60 डे अप्रूवल किए जाएंगे फॉर स्ट्रेटेजिक सेक्टर। तो अब जो ऑटोमेटिक रूट में नहीं आते हैं, जो अप्रूवल रूट के थ्रू ही जाएंगे, उनका भी जो प्रोसेस है वो 60 दिन के अंदर कर दिया जाएगा फॉर सम सेक्टर्स। तो वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कैपिटल गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल गुड्स में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, पॉलीसिलिकॉन, इंगॉट एंड वेफर मैन्युफैक्चरिंग, जो सोलर आपके बेसिकली लगते हैं ना, सोलर पैनल्स, इन सब में ये चीज़ें यूज़ होती है। सो अब क्या होगा, देखिए जो भी ये केसेस हैं जो फास्ट ट्रैक केसेस होंगे 60 डेज़ वाले, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोल ऑफ द इन्वेस्टी एंटिटी मस्ट रिमेन विद रेजिडेंट इंडियन सिटीजन्स। तो देखो चाहे जो बेनिफिशियल ओनर्स हैं वो 10% से ठीक है ज़्यादा लगा रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है ना वो तब भी एक रेजिडेंट इंडियन सिटीजन के पास ही होना चाहिए, और इंडियन ओन्ड और कंट्रोल एंटिटीज़ एट ऑल टाइम, तभी ये 60 डेज़ वाला फास्ट ट्रैक होगा। वरना फिर जो रूट चल रहा था अप्रूवल रूट सरकार वाला, वही आपका चलेगा। चलिए नेक्स्ट है, कैबिनेट अप्रूव्स एक्सटेंशन ऑफ जल जीवन मिशन पीरियड up to your December 2028 with enhanced outlay and restructured implementation, focusing on structural reforms in rural drinking water supply sector under your Jal Jeevan Mission 2.0। सो देखिए फंडिंग इंक्रीज की गई है, अब आपका जल जीवन मिशन 2.0 चलेगा। तो कितना आपका फाइनेंशियल आउटले रहेगा अब 2.0 का, इट विल बी 8.69 लाख करोड़ रुपीज़। और ये जो है ये स्कीम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आपको पता होना चाहिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है जिसमें सेंटर ही सब कुछ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ देखती है, पैसा वगैरह फाइनेंशियल आउटले। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जिसमें इम्प्लीमेंटेशन स्टेट देखता है, और शेयर आपका सेंटर का भी रहता है, स्टेट का भी रहता है। सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका शेयर 3.59 लाख करोड़ रहेगा आपका अब जल जीवन मिशन 2.0 में। देन डेडलाइन आपकी अब दिसंबर 2028 तक बढ़ा दी गई है। और रिफॉर्म्स देख लेते हैं। सो अब जो है आपका 2.0 में फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रिक से सिटीजन सेंट्रिक यूटिलिटी सर्विस पर किया जाएगा। सो इसके लिए सुजलम भारत एक यूनिफॉर्म नेशनल डिजिटल फ्रेमवर्क बनाया गया है, जिसमें हर गांव को एक यूनिक सूजल गांव या सर्विस एरिया ID दी जाएगी।
फॉर एंड टू एंड मैपिंग फ्रॉम सोर्स टू टैप, जिससे वो पूरा मैपिंग हो सके कि सोर्स से पानी घरों तक टैप तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। देखो जल जीवन मिशन बेसिकली यही है कि वाटर सप्लाई हर घर में हर नल तक हम पानी पहुंचा सकें। देन जल अर्पण एक प्रोसेस है आपका, जहाँ पे ग्राम पंचायत एंड विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटीज़ जो हैं वो बेसिकली आपकी जितनी भी वाटर स्कीम्स हैं उनका पूरा चार्ज संभालेंगी, तो उसमें उसे जल अर्पण का नाम दिया गया है। जल सेवा आंकलन एक कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव है टू वेरीफाई अवेलेबिलिटी, रेगुलरिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर एट विलेज लेवल, कि पानी दे तो दिया लेकिन क्या उसकी क्वालिटी ठीक है, आ भी रहा है, जो आपकी ग्राम पंचायत हैं कमिटीज़ हैं वो ढंग से काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं। देन माइलस्टोन बेस्ड फंडिंग रहेगी। सेंट्रल जो फंडिंग देगा स्टेट्स और यूटीज़ को, वो अब कंडीशन के साथ है कि उन्होंने परफॉर्मेंस माइलस्टोन्स जो बताए गए थे वो अचीव किए हैं या नहीं किए हैं। देन जल जीवन मिशन आपका जो सबसे पहले लॉन्च किया गया था, ये अगस्त 15, 2019 को लॉन्च किया गया था, और ये पार्टनरशिप होगा ऑब्वियसली बिटवीन योर सेंटर एंड स्टेट्स। इसका गोल क्या है? टू प्रोवाइड अ फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन टू एवरी रूरल होम, प्रोवाइडिंग 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे ऑफ प्रेस्क्राइब्ड क्वालिटी। तो ये इसका बेसिकली पूरा एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं ये है। देन इसमें बॉटम अप अप्रोच यूज़ होती है। देखो बाकी स्कीम्स में क्या होता है, सेंटर ऊपर से बताता है तुम्हें ऐसे करना है, ये काम है, पैसा ऊपर से देता है, लेकिन ये जो है ये एक बॉटम अप स्कीम है। इसमें कम्युनिटी जो है नीचे से पूरा प्लान बताती है कि कैसे होगा, क्या वाटर सिस्टम्स रहेंगे, क्या स्कीम रहेगी, और फिर वो ऊपर तक फ्लो करता है। करंटली क्या है देखिए, 2019 में आपके सिर्फ 17% रूरल हाउस होल्ड्स में पानी था। करंटली ये 81.71% हाउस होल्ड्स में अब टैप वाटर जाता है। WHO के हिसाब से द मिशन प्रिवेंट्स 4 लाख डायरियल डेथ्स एनुअली एंड सेव्स 5.5 करोड़ आवर्स ऑफ डेली ड्रजरी फॉर विमेन। क्योंकि वरना क्या होता है, देखो अगर पानी घरों में नहीं आएगा, या तो लोग गंदा पानी पिएंगे, गंदे सोर्सेज का पीते थे, या फिर औरतों को दूर जाके कुएं से पानी लेके आना पड़ता था, तो ये सब में आपके ऑब्वियसली कम हुआ है। देन टू सपोर्ट योर जल जीवन मिशन 2.0 सरकार क्या है, 2 स्किल बेस्ड इनिशिएटिव्स भी लेकर आई है। पहला है नल जल मित्र, तो इसमें रूरल यूथ जो है उन्हें ट्रेन किया जाएगा प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, हर काम के लिए, कि वो लोकली अगर कुछ भी रिपेयर करना है, किसी का नल ख़राब हो गया, कुछ भी होता है तो वो कर पाएँ। देन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, 5 विमेन हर विलेज में ट्रेन की जाएगी, जिन्हें फील्ड टेस्ट किट्स दी जाएगी ये देखने के लिए कि पानी की क्वालिटी ठीक है नहीं है, क्योंकि देखो पानी दे भी दिया, क्वालिटी नहीं ठीक है, तो डायरिया तो वहीं के वहीं रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट है, गवर्नमेंट बूस्ट क्रेडिट फ्लो टू एग्रीकल्चर सेक्टर थ्रू टारगेटेड पॉलिसी मेजर्स। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या पॉलिसी मेजर्स हैं आपके लिए। देखो ये ऐसे वाले जो न्यूज़ आइटम्स होते हैं ना वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं, आपको बहुत सारी स्कीम्स का ना डेटा मिल जाता है। चलिए अब एग्रीकल्चर सेक्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी रहता है। सबसे पहले है एनहांस्ड लोन लिमिट्स एंड कोलेटरल फ्री क्रेडिट। तो देखो क्या है कि अगर एग्रीकल्चर में फार्मर्स को पैसा नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो ना फिर विलेज में क्या होता है, मनी लेंडर्स होते हैं वो तो ऐसे ना उनके मन में भर देते हैं, अरे बैंक में तो पैसा मिलता ही नहीं है, तुम्हें इतना भगाएंगे, इतने पेपर देने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, और तुम्हारा इंटरेस्ट रेट तो तुम्हें तो चक्कर काटने पड़ेंगे, तुम्हें नहीं मिलेगा। तो मनी लेंडर्स ना उनको इतने ज़्यादा ब्याज दर पे पैसा देते हैं। अब इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए इतनी सारी स्कीम सरकार ले कर आती है, और इवन की लिमिट्स भी उन्होंने बढ़ाई है। कोलेटरल फ्री लिमिट, कोलेटरल क्या होता है, देखो कोलेटरल ना कभी भी आप कोई लोन लेते हो, जैसे मानो आपने हाउस लोन लिया है तो आपको अपना घर देना पड़ता है ना, वो रखते हैं, तो वो जो एक सेफ्टी के रूप में कोई एसेट रखता है ना, जब गोल्ड लोन में जैसे गोल्ड रखते हैं उसे हम कोलेटरल बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर लोन्स आपके बेसिकली कोलेटरल फ्री रखे गए हैं अप टू अ सर्टन लिमिट। ये शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं, और ये एग्रीकल्चर की कोई भी आपको अपने मानो खेत में कुछ भी एग्री काम करना है या फिर एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए भी दिया जाता है। और पहले ये लिमिट आपकी 1.60 लाख होती थी, अब इसे बढ़ाकर 2 लाख कर चुके हैं पर बोरोअर, इफेक्टिव फ्रॉम January 1, 2025।
इसके साथ साथ क्रॉप लोन लिमिट क्या आपकी, सो अंडर योर मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो क्रॉप लोन्स के लिए अपर लिमिट है वो भी एनहांस करके पहले सिर्फ 3 लाख होती थी, अब उसे 5 लाख कर दिया गया है। इसके साथ साथ इंटरेस्ट सबवेंशन एंड 4% रूल, तो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है ये, देखो इसी स्कीम के अंतर्गत जो बेनिफिट दिया जाता है ना इंटरेस्ट रेट कम करने का, वो इसी स्कीम के अंतर्गत आपके एग्री सेक्टर को दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है आपके लिए। आप कोई भी बैंकिंग का एग्ज़ाम या आरबीआई का एग्ज़ाम दे रहे हो, इवन कि कहीं पे भी एग्री सेक्टर के लिए भी नाबार्ड या कहीं का भी दे रहे हो। सो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में क्या है, जो भी शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं ना, अपने शॉर्ट टर्म बेसिकली आपके क्रॉप साइकिल तक के लिए होता है। सो लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स अप टू 3 lakhs आर प्रोवाइडेड एट अ कंसेशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 7%। तो 7% आपका ब्याज दर रहेगा। आपको पता ही होगा कि आजकल ब्याज दर तो कितने आपके 9-10 पे पहुंचे हुए हैं बल्कि लोन्स के, तो इसका 7% रहता है। देन प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव्स, तो जो भी फार्मर्स देखिए अपना ऑन टाइम सारी किश्तें सब कुछ प्रॉपरली दे देते हैं ना, उन्हें एडिशनल 3% सबवेंशन मिलेगी, यानी कि उनको सिर्फ 4% पर ही वो लोन ब्याज दर देनी पड़ेगी, तभी द 4% रूल। सो नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी। केसीसी भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है आपकी। सो केसीसी आपका क्या है, आपका एलाइड एक्टिविटीज़ को भी कवर करता है। सो पहले क्या होता था, एग्री को सिर्फ होता था, बट सिंस 2019 आपका केसीसी कवरेज इंक्लूड्स वर्किंग कैपिटल फॉर एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज एज वेल। और करेंटली आपके 7.72 करोड़ एक्टिव केसीसी अकाउंट हैं नेशन वाइड। एंड इसके साथ साथ आप इवन की डिजिटली भी केसीसी लिमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो अपने कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू, और जिसमें लोन सैंक्शनिंग टाइम आपका सिर्फ 2 दिन कह दिया गया है कि 2 दिन के अंदर आपको आपकी लिमिट मिल जाएगी। ये लिमिट होती है जैसे बिजनेस की लिमिट होती है ना, वैसे केसीसी एग्रीकल्चर की लिमिट होती है। आप पैसा निकालिए, यूज़ करिए, इसमें दोबारा जमा कराते जाइए, इसको बस आपको रिन्यू करवाना होता है हर साल। चलिए इसके साथ साथ आपका इस साल का और पिछले साल के बजट में भी कुछ इनिशिएटिव्स आए थे, जैसे कि सबसे पहले पीएम धन धान्य कृषि योजना। इसमें 100 डिस्ट्रिक्ट्स में बेसिकली जहाँ पर भी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है और क्रेडिट भी बहुत कम फ्लो कर रहा है, उन 100 डिस्ट्रिक्ट्स को चुना गया है टू फैसिलिटेट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट। देन ग्राउंड लेवल क्रेडिट टारगेट्स, तो गवर्नमेंट ने एनुअल टारगेट्स हर बैंक्स के लिए एस्टैब्लिश किए हैं कि उन्हें कितना ग्राउंड लेवल क्रेडिट देना है टू एग्रीकल्चर सेक्टर। देन पीएसएल नॉर्म्स के अंतर्गत 18% जो है बैंक्स को अपना एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 18% एग्रीकल्चर सेक्टर को ही देना होता है, और इस 18% में से 10% का सब टारगेट होता है फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आपके कौन होते हैं, जो 2 हेक्टेयर्स या उससे कम की लैंड ऑन करते हैं या उस पर अपनी खेती बाड़ी करते हैं। सो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके साथ साथ फार्मर रजिस्ट्री एक पूरी बनाई गई है, हर फार्मर को एक आईडी दी गई है प्रॉपरली टू इंश्योर क्रेडिट रीचेस जेन्युइन बेनिफिशरीज विदाउट एनी मिडल मैन। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी है आपका, नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में। सो पोटेंशियल लिंक्ड क्रेडिट प्लान्स प्रिपेयर करता है नाबार्ड हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिससे पूरे क्रेडिट टारगेट्स मिलते हैं और वही टारगेट्स आगे फिर वो हर बैंक को देते हैं कि आपने इस डिस्ट्रिक्ट में इतने इतने एग्रीकल्चर को लोन्स देने हैं। देन जो नाबार्ड है वो आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करता है, किसके थ्रू, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है उनके पास, उसमें जो भी पैसा होता है उसके थ्रू वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाते हैं फॉर रूरल एरियाज़। देन जो भी आपकी पैक्स होती हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, उनको भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी वेयर हाउस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रही हैं। चलिए नेक्स्ट है, गवर्नमेंट टेक्स मेजर्स टू इंक्रीज एनरोलमेंट एंड इंश्योर टाइमली डिसबर्समेंट ऑफ बेनिफिट्स अंडर योर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो अभी तक फेब 18 तक देख लेते हैं इसके क्या क्या मीट्रिक्स, क्या क्या माइलस्टोन्स रहे हैं। तो अभी तक इस स्कीम में 26.79 करोड़ इंडिविजुअल्स अब कवर हो चुके हैं एंड 12.55 करोड़ एक्टिव पॉलिसीज़ हैं एज ऑफ नाउ।
और 99.95% आपका क्लेम सेटलमेंट का सक्सेस रेट है। सेटलमेंट आपका 0.61 से 17 डेज़ के बीच में उसका एवरेज टाइम रहा है। क्या क्या देखिए मेजर सरकार ने लिए हैं कि हर किसी को इंश्योरेंस के, देखिए फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब ये तो नहीं है कि मैंने सिर्फ क्रेडिट देने और सेविंग्स अकाउंट खोलने, नहीं, उसका मतलब इंश्योरेंस आपका जो भी है, जितने भी और मार्केट्स में हर चीज़, हर फाइनेंशियल फॉर्मल स्ट्रक्चर में लोगों को लेकर आना है। और इंश्योरेंस को बढ़ाने के लिए सरकार ने आपके प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी स्कीम्स लाए हैं। तो क्या क्या है सरकार ने, देखिए एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए और डिसबर्समेंट टाइमली करने के लिए कि कोई भी अगर किसी के साथ अभी नभी हो जाती है, स्टेप्स लिए हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन सैचुरेशन कैंपेन कंडक्ट किया गया जुलाई टू अक्टूबर 2025 सारी आपकी ग्राम पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ में, जिससे जो भी इंडिविजुअल्स अभी भी जो कवर्ड नहीं है उनको इनमें कवर किया गया था। देन जन सुरक्षा पोर्टल, तो एक ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें एंड टू एंड डिजिटल एनरोलमेंट और क्लेम सेटलमेंट हो जाती है। इसमें आपके 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 28 आरआरबीज और 30 इंश्योरेंस कंपनीज ऑलरेडी एनरोल्ड हैं। वो इसी के थ्रू कोई भी अगर इंसान किसी के साथ भी कुछ होता है और उन्होंने ये इंश्योरेंस लिया हुआ था तो वो आए बैंक में, जो भी कागज़ हैं वो जमा करवाएं और वो इस पोर्टल के थ्रू क्लेम सेटलमेंट करते हैं बैंक्स। देन एनुअल एक्शन प्लान्स आपके डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इशू करता है बैंक्स और पोस्ट ऑफिसेज को टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल पॉलिसी लैप्सेस। देन इसके साथ बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी देखिए लास्ट माइल तक जाकर लोगों को बता रहे हैं कि ऐसी है पॉलिसी, आप लीजिए। चलिए अब हम इस पॉलिसी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ये 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम होती है। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ये 1 ईयर के लिए ही होती है, उसके बाद हो सकता है ऑटोमेटिकली अगर आपने रिन्यू करवाई हुई है तो हर साल खुद हो जाएगी, वरना आपको खुद हर साल जाके रिन्यू करवानी पड़ती है। देन इसकी एज लिमिट 18 से 50 साल के बीच में कोई भी इंसान इस स्कीम में एनरोल कर सकता है। और कवरेज जो है इट कंटिन्यूज अप टू एज 55 इफ़ रिन्यूड रेगुलरली। इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, आपका एक सेविंग्स बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट होना चाहिए। जहाँ पर भी आप खुलवा रहे हैं जाकर, जहाँ पर भी अकाउंट है वहाँ पर जाकर बोलिए अपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स में या पोस्ट ऑफिस में कि मुझे इस स्कीम में होना है, और आपको ऑटो डेबिट के लिए कंसेंट देना पड़ेगा। एंड जो एक इंसान है, ये नहीं है कि अगर आपका मानो SBI में भी खाता है, PNB में भी, आप हर जगह जाकर लोगे, नहीं, आप सिर्फ एक बैंक अकाउंट को लिंक करा सकते हो इस पॉलिसी से। देन बेनिफिट्स इसमें क्या होते हैं, इसमें 2 लाख रुपीज़ का कवर मिलता है आपको। तो अगर कुछ भी किसी की भी डेथ हो जाती है ड्यू टू एनी कॉज, चाहे नेचुरल डेथ है, एक्सीडेंटल इलनेस, किसी भी वजह से, तो जो भी आपका नॉमिनी होगा उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे। एनुअल आपका प्रीमियम रहता है 436 रुपीज़। और जब भी आप ये पॉलिसी लेंगे तो एक 30 डे का वेटिंग पीरियड पहले रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट। तो अगर उन 30 डेज़ में कुछ होता है तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। देन प्रीमियम प्रो राटा बेसिस पे रहेगा। अगर मानो आप साल के बीच में ज्वाइन करते हो, जून से इसका साइकिल बेसिकली स्टार्ट होता है, तो अगर आप जून जुलाई अगस्त में ज्वाइन करते हो तो पूरे 436 रुपये देने हैं। सितंबर अक्टूबर नवंबर में ज्वाइन करते हो तो 342 है। दिसंबर जनवरी फेब में करोगे तो 228, मार्च अप्रैल में मतलब कि लास्ट क्वार्टर में जाके करोगे तो सिर्फ 114। लेकिन मानो आपने रिन्यूअल पे डाला है, नेक्स्ट ईयर से होगा तो फिर पूरा 436 ही कटेगा। और आपका टर्मिनेशन कब होता है, ये स्कीम कब टर्मिनेट होगी, एक 55 साल की उम्र पे ख़त्म हो जाएगी। 55 साल के बाद आपका ये कवर नहीं रहेगा। अगर आपने बैंक अकाउंट बंद करवा दिया है अपना जिसके साथ ये लिंक था, या फिर आपके खाते में इंश्योरेंस का पैसा कटने के लिए फंड्स ही नहीं है और उस साल नहीं कटा, तो ये आपकी स्कीम एक्टिव नहीं रहेगी। एंड इसके साथ साथ बेनिफिट जो है आपका 2 लाख रुपीज़ तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। ये नहीं है कि आपने 2-3 खातों पे ले ली है और तो फिर ऐसा नहीं चल पाएगा। आपको सिर्फ 1-2 लाख रुपए ही मिलेंगे, चाहे आपने जितने मर्जी खातों में, चाहे आपने 436 रुपये 2-3 खातों से पे कर दिए हैं, नहीं, आपको सिर्फ पर पर्सन 2 लाख रुपए ही मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट है ईज 8.0 रिफॉर्म एजेंडा एडवांसेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ईज बेसिकली आपका स्टैंड करता है फॉर एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए आपका एक तरह से एजेंडा होता है कि कैसे वो बेटर परफॉर्मेंस कर सकें। ईज 8.0 आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए लाया गया है। इसे ईज राइज का नाम दिया गया है।
एंड इसे लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करते हैं। सो 4 पिलर्स रहेंगे आपके ईज 8.0 के। सबसे पहले रिस्क एंड रेजिलियंस, तो इसमें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आपका, साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड प्रिवेंशन, इन सब पर ध्यान दिया जाएगा। देन इनोवेशन, ऑब्वियसली देखिए टेक्नोलॉजीज़, अगर हम देखें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कितना इनोवेट कर रहे हैं, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी उनसे बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट भी करना होगा और आगे अपने काम में लोगों को भी अडॉप्ट करवाना होगा। देन सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ऑब्वियसली जो बैंकिंग है उनको नेशनल प्रायोरिटीज़ के साथ भी अपने कामों को, अपनी एक्टिविटीज़ को अलाइन करना है। देन एक्सीलेंस, सो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ानी है और बहुत अच्छी सुपीरियर कस्टमर सर्विस रखनी है। सो इनिशिएटिव्स क्या लिए जाएंगे आपके ईज 8.0 के अंतर्गत? सो इसमें बेसिकली आपके इस साल ज़्यादा ध्यान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज़ इन पर दिया जा रहा है। तो जेन एआई एंड एजेंटिक एआई, सो पीएसबीज जो हैं आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वो एआई ड्रिवन वॉइस बोट्स अपने देखिए ऐप्स पर ला रहे हैं, चैट बोट्स ला रहे हैं फॉर रिकवरी, कलेक्शन एंड कस्टमर सर्विस। और 7 बैंक्स ऑलरेडी आपके नेक्स्ट जेन एआई यूज़ केसेस, आपके स्पेसिफिक यूज़ केसेस में डिप्लॉय कर चुके हैं। तो आप ऐप खोलें तो हो सकता है कि वहाँ पर उनका कोई भी चैट बॉट हो जो आपको सारी सर्विसेज के बारे में बताए। देन रेजिलियंसी ऑपरेशन सेंटर्स, सो 11 पीएसबीज जो हैं उनका ऑलरेडी डेडिकेटेड रेजिलियंसी ऑपरेशन सेंटर्स बन चुके हैं टू एंश्योर आईटी गवर्नेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स। देन डिजिटल फॉरेंसिक रेडीनेस, सो देखिए अब जब इतना कुछ हम साइबर वो करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, तो साइबर फ्रॉड्स भी हो सकते हैं, साइबर इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं, तो उनको भी इन्वेस्टिगेट और रिस्पॉन्ड करने के लिए रेडीनेस होनी चाहिए। देन इंक्लूसिव एंड रीजनल बैंकिंग, सो इसके अंतर्गत दिव्यांगजन रिप्रेजेंटेशन, एक इंक्लूसिव गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाया गया है टू एंश्योर रिप्रेजेंटेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ इन कस्टमर सर्विस कमिटीज़। देन मल्टीलिंगुअल डिजिटल चैनल्स आपके लाए गए हैं जिसमें आपके अलग अलग लैंग्वेजेस में आप देखोगे कि ऐप सब अवेलेबल हैं, जिससे लिंग्विस्टिक डिवाइड आपका ख़त्म हो सके। देन स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स लाई जा रहे हैं गिग वर्कर्स के लिए, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, यूथ स्टार्टअप्स, हर के लिए अलग अलग, क्योंकि देखो सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। देन नेक्स्ट है एडवांस डिजिटल लेंडिंग, सो लेंडिंग में भी देखिए एंड टू एंड डिजिटल जर्नीज हो रही हैं, सब कुछ ऑनलाइन, आप ऐप पे जाओ वहीं से आपको सब कुछ मिल जाता है, मतलब आपको ना बैंक जाके कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं रह गई है। इसके साथ साथ अकाउंट एग्रीगेटर इंटीग्रेशन की गई है। इसमें क्या है कि मानो आपका खाता पीएनबी में, आप लोन लेने एसबीआई के पास गए हो, तो आपका पूरा पीएनबी से सारी जो भी डिटेल्स है ना, आपने तो आप पीएनबी जाओगे, स्टेटमेंट लोगे, वो इतना टाइम लगाएंगे, वो कहेंगे आप लोन हमसे ले लो। अब क्या है, एसबीआई इस एए इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू खुद ही वो स्टेटमेंट उनको मिल जाएगी। उससे क्या होगा, क्रेडिट और ज़्यादा जल्दी मिलेगा। देन क्रेडिट अप्रेजल भी अब आपके ऑटोमेटेड हो चुके हैं, उसमें कोई भी बायसनेस नहीं आएगी, कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं रहेगी, तो कुछ भी डिलेज नहीं आएगा, ऑनलाइन सब देखेगा आपका ऑटोमेटिक एआई सिस्टम के हाँ ठीक है, इस पे टिक, ये सब कुछ आ गया, आप लोन ले लीजिए। देन गवर्नेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज है नेक्स्ट इनिशिएटिव, जिसमें ईएसजी स्कोर कार्ड, आपका एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस मैट्रिक्स को भी बैंक के परफॉर्मेंस एवेल्युएशन में लाया गया है। देन कस्टमर रिटेंशन स्क्वाड्स भी बनाए जाएंगे जिससे आपके कस्टमर एट्रिशन कम किया जा सके, लोग खाता बंद करके छोड़ के ना जाए बैंक। देन एसेसिबिलिटी सेल्स भी बनाए गए हैं जो आपके डेडिकेटेड यूनिट्स रहेंगे, जहाँ पर बेसिकली आपके पूरे एक्सपर्ट्स बैठेंगे जो सीनियर सिटीजन, दिव्यांगजन, इन सबको हेल्प करेंगे सारी बैंकिंग सर्विसेज के साथ। तो ईज जर्नी का एक बार पूरा ना एवोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले आपका ईज 1.0 एंड 2.0 आया था, सो 1819 एंड 1920 के लिए वो था, उसमें फोकस आपका क्लीन एंड स्मार्ट बैंकिंग और एनपीए मैनेजमेंट पे था। देन 3.0 और 4.0 आपका 2020 से 2022 तक चले, तो एक साल के लिए बेसिकली ये होते हैं। उसमें टेक एनेबल्ड बैंकिंग एंड डायलर लोन फैसिलिटीज़ पर था। 5.0 और 6.0 में फोकस आपका डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस एंड एनालिटिक्स ड्रिवन बिजनेस पे था। देन 7.0 का फोकस आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड बैंकिंग टुवर्ड्स विकसित भारत पर था। फाइनली आपका 8.0 जो अभी चल रहा है, उसका फोकस है ऑन रिस्क, रेजिलियंस एंड एआई इनोवेशन।
चलिए नेक्स्ट है, डॉक्टर पार्था विश्वास जी एज्यूम चार्ज एज मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो देखिए हम लोगों ने पिछले दिनों सारी आपके नेशनल कमीशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो सारे अपने प्रॉपर आप नोट्स में लिख लेना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होता है, काफ़ी कुछ होता है। सो NCSC आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत बनाई गई है। ये बेसिकली इनका काम क्या है इस कमीशन का, to protect the interest of scheduled caste and the Anglo-Indian community against exploitation and to promote their socio-economic development। तो इस कमीशन का पूरा हम एवोल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए पहले क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक स्पेशल ऑफिसर का एक पूरा प्रावधान दिया था विच हु विल बी कमिश्नर फॉर SCs एंड STs अंडर आर्टिकल 338। उसके बाद आपकी 65th अमेंडमेंट एक्ट हुई 1990 में, उसमें उन्होंने ये स्पेशल ऑफिसर को रिप्लेस कर दिया विद हाई लेवल मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड STs। उसके बाद आपकी 89th अमेंडमेंट एक्ट हुई थी 2003 में, जिसमें आपकी 2 अलग अलग कमीशंस बना दी गई थी। सो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट जो आर्टिकल 338 रहा, एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो आपका आर्टिकल 338A बन गया। देन कॉम्पोजिशन क्या होती है आपकी इस कमीशन की, एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 3 मेंबर्स होते हैं, और इसी में से एक डॉक्टर पार्था विश्वास जी अब रहेंगे। जो सारे मेंबर्स हैं इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं या करती हैं बाय वारंट अंडर हिज और हर हैंड एंड सील। और टेन्योर क्या होता है, 3 years के लिए सर्व करते हैं मेंबर्स फ्रॉम द डेट दे एज्यूम ऑफिस। पावर्स क्या रहती हैं इस कमीशन की, सो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कोई भी मैटर फॉर सेफ गार्ड्स विच आर प्रोवाइडेड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ। इंक्वायरी भी कर सकता है अगर इनको कोई भी कंप्लेंट आती है कि राइट्स का नहीं दिए जा रहे हैं शेड्यूल्ड कास्ट को। देन एडवाइजरी रोल भी है, सरकार को एडवाइस करती हैं कोई भी नया अगर स्कीम आती है, कुछ भी आता है कि क्या वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सही है SCs की या नहीं है। देन एनुअल रिपोर्ट्स देती हैं प्रेसिडेंट को, हु देन प्लेसेस देम बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। फाइनली यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स को कंसल्ट करना होता है इस कमीशन को ऑन ऑल मेजर पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग शेड्यूल्ड कास्ट। चलिए नेक्स्ट है PM E-विद्या। तो PM E-विद्या इनिशिएटिव मई 2020 में लॉन्च किया गया था अंडर योर आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये एक प्रोग्राम है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें पूरा एजुकेशन रिलेटेड डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर सब कुछ इसमें है। सो इसमें आपका एक्सेस टू एजुकेशन मिलता है और डिफरेंट देखिए माध्यम से मिलता है, और इसके थ्रू आपके 25 करोड़ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को बेनिफिट किया जा चुका है। देन 6 पिलर्स हैं आपके PM E-विद्या के। सो इट्स बेसिकली इसका काम क्या है, क्या इस स्कीम के अंतर्गत किया गया है। सो 1 नेशन 1 डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन। तो 6 पिलर्स क्या हैं PM E-विद्या के। सबसे पहले है आपका दीक्षा। 1 नेशन 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर स्कूल एजुकेशन। सो ओवर 2 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स हैं इसमें। इट फीचर्स QR कोडेड एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक्स आपको इस पोर्टल में मिल जाती हैं। देन स्वयं है विच इज़ नेशनल ओपन कोर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म है आपका फॉर हायर एजुकेशन एंड क्लासेस 9 to 12। और इसमें अभी तक आपकी 5.8 करोड़ एनरोलमेंट्स हो चुकी हैं, और इसमें स्वयं पोर्टल में आपके 4400+ यूनिक कोर्सेज लोगों को दिए जाते हैं, ऑफर हैं किए जाते हैं। देन स्वयं प्रभा है, तो ये DTH चैनल्स हैं जो आपके सेट ऑफ बॉक्स के थ्रू आपके टीवी में दिखाए जाते हैं, जिसमें 1 क्लास 1 चैनल है फॉर क्लासेस 1 to 12। आपने हो सकता है कभी देखा भी हो अपने टीवी में। So now it has been expanded to 200 channels. 48 channels provide 24/7 multilingual content. देन ऑन एयर एजुकेशन भी है, जिसमें रेडियो, कम्युनिटी रेडियो, पॉडकास्ट के थ्रू दिए जाता है एजुकेशन का पूरा, मतलब बच्चों को ना कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाई करवाई जा रही है। देन इसमें मुक्ता विद्यावाणी प्रोवाइड्स लाइव इंटरैक्टिव ऑडियो स्ट्रीमिंग। देन CWSN कंटेंट, सो इट इज़ स्पेशल कंटेंट फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो ये क्या है, इसमें बेसिकली डेजी फॉर्मेट, साइन लैंग्वेज, टेक्सटाइल मैप्स, डिफरेंट आपके यूज़ किए जाते हैं माध्यम, जिससे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स भी देखिए उनका भी एजुकेशन का हक पीछे ना रह जाए।
देन कॉम्पिटिटिव कोचिंग भी दी जाती है, ऑनलाइन कोचिंग फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स फॉर ऑफ योर JEE नीट इनके लिए वाया योर साथी पोर्टल, और इसे डेवलप किया है IIT कानपुर ने, और इसमें 80,000 प्लस क्वेश्चंस और AI ड्रिवन एनालिटिक्स हैं तैयारी करने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के। तो देखो पूरा ना फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके कोच आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स तक का कवर किया हुआ है अंडर योर PM ई-विद्या। रीसेंट अपडेट्स भी देख लेते हैं। तो साथी पोर्टल एवोल्यूशन आपका क्या रहा है, अब इसका फुल फॉर्म क्या है साथी पोर्टल का, आपका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। अब इसमें स्मार्ट AI फीचर्स भी और ले आए हैं, जिसमें आपको पर्सनलाइज स्टडी प्लान्स भी बनाकर दे देता है। डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपके होते हैं विच आर कंडक्टेड बाय IIT एंड एम्स स्टूडेंट्स। देन AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई गई हैं, ये आपकी अनाउंस की गई थी अभी जो करंट आपका यूनियन बजट है 26-27 में, और इसीलिए गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर रही हैं 15,000 कंटेंट क्रिएटर लैब्स इन सेकेंडरी स्कूल्स, क्योंकि देखो कंटेंट भी आजकल कितना ज़रूरी हो चुका है ऑनलाइन कि इसको भी अब इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो इसमें बच्चों को एनिमेशन, गेमिंग, VFX ये सब सिखाया जाएगा। देन वर्चुअल लैब्स एंड स्किलिंग, सो 750 वर्चुअल साइंस एंड मैथ लैब्स एंड 75 स्किलिंग लैब्स है, वो भी अब दीक्षा प्लेटफॉर्म के थ्रू अवेलेबल हैं बच्चों को एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग के लिए। देन टीचर एम्पावरमेंट, तो निष्ठा प्रोग्राम है जो लाया गया है, जिसमें टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो और बेटर, देखिए चाहे मेरे को एक सब्जेक्ट आता है लेकिन उसके बारे में मैं भी तो और आगे और जान सकती हूँ, और डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के, समझाने के। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी रिलीजेस 22nd इंस्टॉलमेंट ऑफ PM किसान फ्रॉम गुवाहाटी असम। तो ये 22nd इंस्टॉलमेंट आपकी जो गई है इसमें 18,640 करोड़ रुपीज़ डिसबर्स हुए हैं, और कितने बेनिफिशरीज़ को, 9.3 करोड़ फार्मर्स, 32 करोड़ फार्मर्स को। देन उसमें से 2.15 करोड़ आपकी विमेन फार्मर्स बेनिफिशरीज़ रही हैं। अभी तक पूरा ये स्कीम फेब 2019 में आई थी, 4.27 लाख करोड़ रुपीस फार्मर्स को डिसबर्स किए जा चुके हैं। सो PM किसान के बारे में हम जान लेते हैं। फेब 24-2019 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी, एंड ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसकी 100% फंडिंग आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, इम्प्लीमेंट भी वही करते हैं। इसमें 6,000 रुपीज़ पर ईयर दिए जाते हैं टू एलिजिबल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज़। 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं हर साल, हर 4 महीने में एक 2,000 की इंस्टॉलमेंट दी जाती है। ये क्यों दिया जा रहा है, बेसिकली देखिए फाइनेंशियल नीड्स होती हैं फार्मर्स की, वो तो काफ़ी ज़्यादा होती है, पर एक तरह से जिससे उनकी थोड़ी मदद हो जाए एग्रीकल्चर इनपुट्स में डोमेस्टिक नीड्स मीटअप करने के लिए ये अमाउंट दिया जाता है। देन इसमें फैमिली का डेफिनेशन क्या है, सो जितने भी लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज़ हैं जिनके पास कल्टिवेबल लैंड है अपने नाम में, वो एलिजिबल है। फैमिली में आते हैं हस्बैंड, वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रन, और स्टेट और UT गवर्नमेंट जो भी हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं बेनिफिशरी की फैमिलीज़ का पूरा आइडेंटिफिकेशन और वेरीफाई करने के लिए एज पर देयर लैंड रिकॉर्ड्स। एक्सक्लूजन्स देख लेते हैं, कौन स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकता, तो इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स नहीं कर सकते, एंड हायर इनकम इंडिविजुअल्स एंड प्रोफेशनल्स जिनके पास प्रेजेंट और फॉर्मर होल्डर्स हैं ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट उनके पास थी, चाहे वो हों अब फार्मर्स हो लेकिन पहले थी कभी, तो वो नहीं है। रिटायर्ड और सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, बट इसमें से ग्रुप D और मल्टीटास्किंग स्टाफ एक्सक्लूडेड है। देन ऑल इनकम टैक्स पेयर्स फ्रॉम द लास्ट असेसमेंट ईयर, प्रोफेशनल सच एज डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स एंड CAs, तो ये एक्सक्लूडेड है, इनको ये नहीं मिलेगी चाहे वो फार्मर फैमिली क्यों ना हो। देन टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस एनहांसमेंट्स क्या की गई हैं, देखिए और बेटर बनाने के लिए स्कीम को। सो मैंडेटरी eKYC है विच इज़ एसेंशियल फॉर फंड रिलीज, तो फार्मर्स जो हैं वो फेस ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं वाया PM किसान मोबाइल ऐप, allowing them to complete the process from home without any biometrics और OTPs. देन नो योर स्टेटस, तो ये एक आपका पोर्टल है पे मॉड्यूल है जहाँ पे फार्मर्स अपनी एलिजिबिलिटी, लैंड सीडिंग स्टेटस सब कुछ देख सकते हैं कि क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, या फिर मेरा स्टेटस कहाँ तक पहुँच चुका है। देन किसान मित्रा, ये एक AI बेस्ड वॉइस चैटबॉट है जो 24/7 असिस्टेंट देता है 11 रीजनल लैंग्वेजेस में लोगों को फार्मिंग रिलेटेड सारी क्वेरीज में। नेक्स्ट है यूनियन होम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह जी रिप्लाइज टू द डिस्कशन
ऑन द नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव्ड अगेंस्ट श्री ओम बिरला जी द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो यहाँ पे चलिए हम लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन, स्पीकर रिमूवल, इस सब के बारे में अब बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत रेयरली ऐसे ये मोशंस मूव होते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडिंग देख लेते हैं स्पीकर रिमूवल। तो स्पीकर जो होते हैं आपके लोकसभा के होते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग स्पीकर इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम जर्नल नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो याद रखना, देखो नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के अगेंस्ट भी हो सकता है, जो भी आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उनके अगेंस्ट भी हो सकता है। लेकिन वो जनरल नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, ये जो आपका होता है अगेंस्ट द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये अलग होता है फ्रॉम योर जनरल नो कॉन्फिडेंस मोशन। और इसे जो है योर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट योर स्पीकर, इसे आर्टिकल 94C गवर्न करता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस आर्टिकल में क्या लिखा है कि अगर लोकसभा के स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर को आपको रिमूव करना है फ्रॉम द ऑफिस, तो एक रेजोल्यूशन पास करना होता है बाय द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल लोकसभा को बोला जाता है। और ये रेजोल्यूशन पास कैसे होगा? बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी बोलते हैं। देखो नॉर्मल जो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ना सरकार के अगेंस्ट, उसमें आपकी अलग मेजॉरिटी चलती है। लेकिन ओनली दिस इज़ द ओनली केस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ लोकसभा जो है आपका लोकसभा का, उनको रिमूवल करने के लिए आपको इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए होता है। ओनली केस है। सो इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है? मेजॉरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स, यानी कि जितने भी लोकसभा में मेंबर्स हैं, ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ ये देखने हैं जो प्रेजेंट है, नहीं, जो भी टोटल मेंबर्स हैं, जो जिनको इलेक्टेड हैं वहाँ पर हैं, चाहे वो आए हैं एब्सेंट है, कुछ लेना देना नहीं है। जितने भी टोटल इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वैकेंसीज हटा के जितनी भी सीटें हैं जो भरी हुई हैं लोकसभा की, उनके सब में से मेजॉरिटी आएगी, 50% से ज़्यादा वोटिंग आएगी, तो ही जो स्पीकर हैं या डिप्यूटी स्पीकर हैं वो रिमूव होंगे अपने ऑफिस में से। और इसके लिए एक बात, 14 डे का नोटिस भी देना होता है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है अंडर योर आर्टिकल 94 कि 14 डेज़ का नोटिस देना है ऑफ द इंटेंशन टू मूव सच अ रेजोल्यूशन। इसके साथ साथ आर्टिकल 96 है कि जब भी ऐसा कोई मोशन अंडर कंसिडरेशन होगा, जो स्पीकर जो हैं वो देखो प्रिसाइड करते हैं ओवर योर सिटिंग ऑफ लोकसभा। तो आपने देखा होगा कि अगर आपने कभी सिटिंग देखी होगी तो वो सबसे सामने बैठे होते हैं, वही बताते हैं कि हाँ आप बोलिए, सब कुछ होता है। वोटिंग के लिए बताते हैं कि अब वोटिंग होगी, तो वो स्पीकर ही प्रिसाइड करते हैं। लेकिन जब ऐसा रेजोल्यूशन चल रहा होगा ना, तो स्पीकर सिटिंग पे प्रिसाइड नहीं करेंगे, उनकी जगह डिप्यूटी स्पीकर करेंगे। एंड उनका देखिए, लेकिन प्रिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन तब भी वो मेंबर ऑफ लोकसभा तो हैं ही है ना। सो उनके पास राइट होता है टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स, तब भी वो रहेगा। इसके साथ साथ उनके पास राइट टू वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस होता है। देखो स्पीकर ना क्या होता है, अगर इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो जाते हैं ना, मानो कोई भी प्रपोजल है वो 50-50% हो गया, तो उस केस में ना स्पीकर को कास्टिंग वोट मिलता है। तो ऑब्वियसली स्पीकर जिस साइड वोट देंगे वो जीत जाएगा पक्ष। पर जब वो ऑब्वियसली वो प्रिसाइड ही नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास वो कास्टिंग वोट खत्म हो जाता है। सो प्रोसीजर क्या होता है इस मोशन का? तो ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा में मेंशन किया गया है। प्रोसीजर क्या रहेगा? रूल 200 है ये। सो सबसे पहले जो मेंबर्स हैं वो नोटिस देंगे, और जो स्पीकर हैं या जो भी अगर स्पीकर हट चुके हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, वो हाउस को इन्फॉर्म करेंगे। एंड उसके बाद एटलीस्ट 50 मेंबर्स को जो नोटिस दिया उसका सपोर्ट करना पड़ेगा अपने सीट्स पे खड़ा होकर, तभी वो मोशन आपका लिया जाएगा उस हाउस में, वरना नहीं लिया जाएगा। लोकसभा में 50 मेंबर्स का तो चाहिए ही चाहिए। देन अगर मानो कि 50 मेंबर्स कर लेते हैं और वो मोशन हो जाता है, इट इज़ टेकन अप इन दी लोकसभा, देन डिस्कशन की जाएगी, और ये डिस्कशन आपकी 10 दिन के अंदर हो जानी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑन विच लीव इज़ ग्रांटेड। उसके बाद क्या है, डिस्कशन हो गई, अब 10 दिन के अंदर वो डिस्कशन करनी है, फिर उसके बाद आपकी वोटिंग होगी, और इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी से ये आपका पास होना चाहिए रेजोल्यूशन, तभी स्पीकर को हटाया जाएगा। देन हिस्टोरिकली अभी तक सिर्फ इसके 2 ही इंस्टेंसेस हुए हैं, ये बहुत रेयरली होता है, तभी मैंने कहा कि इम्पॉर्टेंट है ये।
सो 1954 में मोशन हुआ था अगेंस्ट द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा जीवी मालवंकर जी, और लेकिन ये भी रिजेक्ट हो गया था बाय द हाउस। देन एक रेजोल्यूशन हुआ था अगेंस्ट 1987 में अगेंस्ट स्पीकर बलराम जाखड़ जी, ये भी नहीं हुआ था। तो आज तक सक्सीड तो देखो कोई नहीं हुआ है, पर ये एक तरह से सिर्फ थर्ड मोशन है जो हुआ है। देन नेक्स्ट है नीति आयोग लॉन्चेस सेकेंड एनुअल एडिशन ऑफ फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। तो इंडेक्स के बारे में हम जान लेते हैं। बेसिकली ये जो इंडेक्स है ना, इसमें 5 पैरामीटर्स पर जज किया जाता है, और जो डेटा यूज़ किया जाता है इट इज़ वेरीफाइड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो बेसिकली ये इंडेक्स ना स्टेट्स को रैंक करता है, स्टेट्स देखता है कि उनका फिस्कल हेल्थ कैसा है। उनका देखो जैसे हमारी पूरी कंट्री का होता है ना फिस्कल हेल्थ के, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितनी कमाई हुई, आपका फिस्कल डेफिसिट कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, वैसे ही स्टेट्स का भी होता है ये। सो 5 पैरामीटर्स जिस पे जज किया जाता है वो है क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, कि कितना आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था, कितना आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के स्टेट ने अपने लेवल पर कितना टैक्स कलेक्शन किया है, ये तो नहीं है कि सारा जो सेंटर से आ रहा है उसी पैसे पे डिपेंडेंट है वो। देन फिस्कल प्रूडेंस के FRBM एक्ट के सारे नॉर्म्स को आपके एडेयर किया जा रहा है, फिस्कल डेफिसिट मैनेजेबल हैं, कम किए जा रहे हैं नहीं। डेट इंडेक्स, तो टोटल साइज कितना है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ रिलेटिव टू स्टेट इकोनॉमी, तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अगेंस्ट वही डेट टू GDP रेशो करते हैं ना हम, अब ये डेट टू GSDP रेशो होती है। देन डेट सस्टेनेबिलिटी, सो क्या जो स्टेट है वो अपनी डेट को सर्विस कर पाएगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग डेवलपमेंट। सो हम इसमें रैंकिंग देख लेते हैं। तो इस साल का जो आपका एडिशन है उसमें 18 मेजर स्टेट्स को क्लासीफाई किया गया इनटू 4 परफॉर्मेंस कैटेगरीज। तो वो क्या क्या है, अचीवर्स यानी कि आपके टॉप 3 स्टेट्स कौन से रहे हैं, फर्स्ट इज़ ओडिशा, सेकंड गोवा एंड थर्ड इज़ झारखंड। देन अचीवर्स के बाद सेकंड आपकी आते हैं फ्रंट रनर्स, वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, UP एंड कर्नाटका। देन उसके नीचे आपकी जो कैटेगरी होती है वो होती है परफॉर्मेंस, विच इज़ मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु एंड राजस्थान। फाइनली एस्पिरेशनल, जहाँ पर अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, ये बॉटम 4 हैं। सो इसमें सबसे बॉटम में है पंजाब रैंक 18, देन आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड केरला। तो आप टॉप 3 और बॉटम याद रखिए, इनफ रहेगा आपके लिए। देन नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स हैं, जो 10 स्टेट्स हैं, इनकी अलग से रैंकिंग निकाली जाती है। सो इसमें रैंक 1 आपका अरुणाचल प्रदेश का आया है, और लास्ट में एस्पिरेशनल रैंक 10 आपका नागालैंड का आया है। कि अभी ये एस्पिरेशनल है, इनमें बहुत अभी चांस है कि ये उन्नति कर सकते हैं। देन की फाइंडिंग्स आपकी बेसिकली क्या रही हैं इस इंडेक्स की। सो दिस क्राउडिंग आउट, सो हाई कमिटेड एक्सपेंडिचर इन स्टेट्स लाइक पंजाब एंड केरला इज क्राउडिंग आउट एसेंशियल कैपिटल स्पेंडिंग। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, जब मेरे पास पैसा अगर 100 रुपये है और मैं ऑलरेडी, जब मेरे को पेंशनें देनी है, इंटरेस्ट देनी है, जो मेरे को पता है मुझे देनी ही देनी है, अब मेरे पास अगर 100 में से वो बहुत ज़्यादा है, 90 रुपये मैं वहीं दे रही हूँ, तो 10 रुपये ही मेरे पास बचा ना कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो वो बहुत कम है। और इसे ही हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं कि ज़्यादा पैसा तो मैंने क्राउड आउट ही कर दिया, कहाँ कर दिया, यूज़ कर दिया इन चीज़ों में, कमिटेड एक्सपेंडिचर में, तो बाकी मेरे पास उन्नति के लिए तो बचा ही नहीं। देन रिवेन्यू, तभी ये एस्पिरेशनल गए हैं आपके। देन रिवेन्यू डिपेंडेंसी, तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जो अभी तक सेंटर पर ही डिपेंडेंट करते हैं, अपना खुद कोई टैक्स नहीं ले रहे हैं, कोई उनकी टैक्स इनकम है ही नहीं है। देन फिस्कल स्लिपेज, तो कर्नाटक और तेलंगाना जो हैं वो फ्रंट रनर से आपके परफॉर्मर में चले गए, नीचे चले गए उल्टा। देन स्टेट्स जो हैं दे नाउ अकाउंट फॉर नियरली 1/3 ऑफ इंडियाज टोटल जनरल गवर्नमेंट डेट, मेकिंग देयर स्टेबिलिटी वाइटल फॉर नेशनल क्रेडिट रेटिंग्स। सो इसके साथ साथ रिकमेंडेशंस भी दी गई हैं इसमें कुछ। तो GST बेस को ब्रॉडन करने को कहा गया है। सो स्टेट्स जो हैं दे मस्ट एनहांस ओन टैक्स कैपेसिटी टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन सेंटर, के वहाँ से उन्हें शेयर मिले। देन रेशनलाइज सब्सिडीज़, सो अगर कोई भी सब्सिडी है जो नॉन मेरिट बेस्ड है, फ्रीबीज है, जिन्हें आप कम कर सकते हो उसे कम कीजिए, ताकि उससे क्या होगा, कमिटेड एक्सपेंडिचर कम होगा और आप कैपिटल स्पेंडिंग अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ा सकेंगे। देन मल्टी ईयर फिस्कल फ्रेमवर्क अडॉप्ट कीजिए टू स्टेबलाइज डेट ट्रेजेक्ट्रीज, के जिससे आपका ये ना हो कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरा तो डेफिसिट हो रहा है, मैं लिए जा रही हूँ डेट कम करने का मैं सोच ही नहीं रही। उसके लिए मीडियम टर्म प्लानिंग ज़रूरी है, ये नहीं कि मैं सिर्फ एक ही साल शॉर्ट टर्म को ही देख कर चल रही हूँ।
देन ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, ऑफ बजट बोरोइंग्स को मॉनिटर करें मोर क्लोजली टू रिवील द ट्रू स्टेट ऑफ डेट। चलिए नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। इसमें क्या है, कुछ आपके मॉडिफिकेशंस की गई है। अभी हमने पिछली स्लाइड्स में भी देखा था, आपका क्रॉप लोन लिमिट को बढ़ाया गया है क्योंकि देखो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। आपका क्रॉप लोन लिमिट 3 लाख से 5 लाख किया गया है बढ़ाकर। कोलेटरल फ्री क्रेडिट भी हमने अभी देखा कि 1.6 लाख था आपका पहले, उससे बढ़ाकर 2 लाख पर बोरोवर कर दिया गया है। इसके साथ साथ एलाइड सेक्टर जैसे कि फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री की भी लिमिट को अब आपका 5 लाख तक कर दिया गया है। 4% इंटरेस्ट एडवांटेज आपका, इसके बारे में भी हमने देखा अंडर योर MISS स्कीम। कंसेशनल रेट आपका सब्सिडाइज रेट पर KCC अवेलेबल है ऑफ 7%। और अगर कोई प्रॉम्प्टली पेमेंट कर देता है टाइम पे फार्मर तो उन्हें 3% सबवेंशन मिलता है, जिससे आप एक्चुअली में सिर्फ 4% पर एनम रेट पर आपको ये क्रेडिट मिल रहा है। इस स्कीम का रीच देख लेते हैं। एक्टिव अकाउंट्स एज ऑफ नाउ 7.72 करोड़ हैं एंड 10.2 लाख करोड़ रुपीस का इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इस टाइम आपका स्टैंडिंग है अंडर योर KCC, मतलब इतना लोन दिया जा चुका है। देन आपके 457 बैंक्स अभी हैं जो KCC सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देखो कितना बड़ा यानी कि वो है ये वेब। देन फोकस ऑन स्मॉल फार्मर ज़्यादा है, तो 76% सारे KCC अकाउंट्स में से 76% आपके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को दिया गया है। देन इसके साथ साथ डिजिटली भी किसान ऋण पोर्टल को भी इंटीग्रेट किया जा चुका है। तो इसमें क्या है, 1 टाइम डॉक्यूमेंटेशन चढ़ानी होती है फार्मर्स को एंड बहुत सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन है। और यहाँ पे बेसिकली रुपे अनेबल्ड कार्ड दिया जाता है फॉर फ्लेक्सिबल एनी टाइम विड्रॉल्स एंड डिजिटल पेमेंट्स टू दी फार्मर्स। इसके साथ साथ फार्मर्स जो हैं अपनी एलिजिबिलिटी, इंटरेस्ट सबवेंशन सब कुछ देख सकते हैं किसान ऋण पोर्टल पर। वन स्टॉप सोल्यूशन हो चुका है उनके लिए बेसिकली KCC के लिए। इसके साथ साथ देखिए नेचुरल डिज़ास्टर्स आजकल हम जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसको रिस्क को भी मिटिगेट करने के लिए जो पोर्टल है वो इंटरेस्ट वेवर्स को भी मैनेज करता है, विच कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अप टू 5 years टू प्रिवेंट फार्मर्स फ्रॉम फॉलिंग इनटू डेट ट्रैप्स। देन KCC कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो KCC लिमिट हमने इतनी बार सुन लिया कि किसान क्रेडिट कार्ड है वो यूज़ कर सकते हैं इस लिमिट को, लेकिन इस लिमिट में क्या क्या आता है। देयर इज शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो दिया जाता है 1 year का बेसिकली होता है, देन आपको रिन्यू करना होता है फॉर कल्टिवेशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट नीड्स। देन कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फार्मर हाउस होल्ड वो इस लिमिट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं इस लिमिट को। देन वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स एंड एलाइड एक्टिविटीज़ एंड टर्म लोन्स भी दिए जाते हैं अंडर योर KCC ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट इन फार्म मशीनरी और माइनर इरीगेशन। चलिए आपकी लास्ट न्यूज़ है इस क्लास की, प्रेस रिलीज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और CPI का बेस आपका अब 2024 हो चुका है, ये बात ध्यान रखना। फेब के ये नंबर्स रहेंगे आपके। आपका ऑल इंडिया कंबाइंड इन्फ्लेशन रहा है 3.21% का। तो हम जानते हैं कि बहुत ये नीचे था, फिर कि आपका डिफ्लेशन भी चल रहा था अगर हम लोग पिछले साल की बात करें, पर अब नंबर्स ये आ चुके हैं। RBI का टारगेट रेट रहता है 2 to 6% का, तो वो उस रेट टारगेट में ही है। 3.21% आपका रहा है, ये भी प्रोविजनल नंबर्स हैं आपके। रूरल में ये 3.37% है, अर्बन में 3.02% है। और वहीं अगर मैं फूड की बात करूं, फूड प्राइस इंडेक्स आपका क्या रहा है, 3.47% रहा है। तो जनवरी से ये आपका इंडेक्स ऊपर गया है इन्फ्लेशन। बेसिकली आपके प्राइसेस ऊपर क्यों गए हैं, आपके कुछ लग्जरी आइटम्स के प्राइसेस बढ़े हैं और उसकी वजह से बेसिकली हम ये ग्रोथ देख रहे हैं आपके इन्फ्लेशन में। तो किसकी वजह से आपका ये अपवर्ड प्रेशर आया, तो प्रेशियस मेटल्स जैसे कि आपके सिल्वर का रेट हम सब जानते हैं ऊपर गया था, एंड गोल्ड, डायमंड, ज्वेलरी, इन सब के प्राइजेस में बढ़ोतरी की वजह से ये गया है। टू जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, आप जानते हैं कि कितना अनसर्टेन इन्वायरमेंट हो चुका है। देन कुछ वेजिटेबल्स भी हैं जैसे कि टोमेटो, कॉलीफ्लावर, इनके भी प्राइजेस ऊपर गए हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन दर बढ़ी है। लोज, तो देखिए डिफ्लेशन भी कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से डिफ्लेशनरी प्रेशर भी हुआ है और तभी ये नंबर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, जैसे कि गार्लिक, अनियन, पोटैटो, इनके प्राइजेस में आपके डाउनफॉल देखा गया है।
देन टोमेटो, पीस, कॉलीफ्लावर जो हैं उनमें भी अगर हम लोग देखें सो 10% आपके उनके प्राइजेज़ में भी ड्रॉप हुआ है। सो ये मंथ ऑन मंथ उनका ड्रॉप रहा है अगर मैं जैन से फ़ैब की बात करूं, लेकिन ऊपर हमने बात किया कि ईयर ऑन ईयर उनमें इंक्रीज़ देखा गया है। पर बेसिकली जो ये अपवर्ड प्रेशर है ना, ये अगर आप सारी मैं बात करूं तो ये प्रेशियस मेटल्स की वजह से ही ये इन्फ्लेशन में इतना इंक्रीज़ देखा गया है। चलिए आपकी क्लास यहीं तक ही थी, और जैसे मैंने क्लास के शुरू में भी आपको बताया था, आरबीआई ग्रेड बी या फिर आईबीपीएस, पीओ, एसबीआई पीओ, किसी की भी तैयारी कर रहे हो ना, आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है बिगनर टू बैंकर कोर्स। और सबसे अच्छा पॉइंट है इसमें, आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है आशुतोष सर की, आपकी बात वो सुनते हैं, आपकी क्वेरीज को वो सॉल्व करते हैं। सो कोर्स को लेने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। 2 आपके वर्जन्स हैं इस कोर्स के, स्टैंडर्ड जिसमें सब कुछ ऑनलाइन रहेगा, और ये वर्जन आपका आफ्टर 55% डिस्काउंट 4899 रुपीज़ का है। प्रो वर्जन जिसमें सब ऑनलाइन तो आपको मिलेगा ही, प्लस आपकी आरबीआई ग्रेड बी की फेज़ 2 की बुक्स की हार्ड कॉपी आपको होम डिलीवर्ड होती है। ये आफ्टर 60% डिस्काउंट आपका 8499 का है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपके स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, इस पर बेझिझक व्हाट्सएप करिए, आपको आपकी सारी क्वेरीज आपकी हम सॉल्व करेंगे कि ये कोर्स आपके लिए बेस्ट क्यों है।